तो बोलूँगा यहाँ पर क्लास में। और अभी हम अपने चैप्टर में उसी में चलते हैं, विधायिका का चैप्टर ही कंप्लीट करते हैं, लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर ये आपका चैप्टर 5th है, और चैप्टर 5th में 114 पेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 114। तो जल्दी से आप 114 में आपका है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, इसके ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप 114 में जब आप पहुंच जाते हो, निकाल लेते हो, तो मुझे बता दीजिए, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स, ये के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जल्दी से मैसेज करो, मिल ही गया होगा प्रियंका को, तो मिल गया होगा क्योंकि प्रियंका रेगुलर है क्लास में। जल्दी मैसेज करो बेटा ताकि बात करना शुरू करें। पहुंच गए? चैप्टर का टॉपिक निकाल लिया, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स। ओके, दोनों की तरफ से मैसेज आना चाहिए। अब हमने एग्जीक्यूटिव्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सभी एग्जीक्यूटिव्स का मतलब वो जो सरकार का वो हिस्सा जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। ठीक है ना? और ये भी रियल एग्जीक्यूटिव है भारत में, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। और आपको मैंने बताया था कि एक नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि भारत में इनके पास में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास में कोई खास पावर नहीं है, शक्तियां नहीं है। तो ये बात हो गई क्लियर कि एग्जीक्यूटिव्स दो तरह के होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स, नाम मात्र का जिसके पास कोई पावर ना हो, ठीक है ना, एक रियल एग्जीक्यूटिव्स जिसके पास में वास्तविक पावर होती है। अब इसको आप कैसे भी समझ सकते हो, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। परिवार में भी ना, परिवार का कभी कभी मुखिया होता है, जो मान लो कि किसी के घर में सबसे बड़े ग्रैंडफादर हैं, तो कभी किसी परिवार में आपने ये देखा होगा कि ग्रैंडफादर का ही पूरी पावर होती है, सारे डिसीजंस उसके द्वारा ही लिए जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिवार में ग्रैंडफादर की पावर इतनी ना हो जितना कि किसी के पास में भी हो सकती है वो पावर, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये जिसके पास में वास्तव में अपनी पावर का, शक्तियों का इस्तेमाल करता है, वो तो होता है रियल एग्जीक्यूटिव। और जो सिर्फ नाम के लिए तो बड़ा है लेकिन उसके पास में पावर नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स। भाई नाम के लिए है, नाम मात्र की कार्यपालिका। ये क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। अब भारत के अंदर हम बात करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स है वो काफी पावरफुल है। कौन से एग्जीक्यूटिव्स? जो वास्तविक एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ गया बेटा? प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। और रियल एग्जीक्यूटिव में भी दो डिवाइड हो जाता है मेरे बेटे। एक तो हो जाता है, दोबारा आपका रिवीजन जैसे ही चल रहा है, एक तो हो जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और दूसरा हो जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हो गया बेटा कि जितने भी जो सरकार को चलाने में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद में एक एग्जाम फेस करके जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, मैंने बताया ना हर डिस्ट्रिक्ट में लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। डीसी बोलते हो आपको, पुलिस ऑफिसर्स है, वो पूरे के पूरे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। और दूसरे एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स।
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब जिनको आपने डायरेक्टली चुन के भेजा है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आपको मैंने बताया था, फिर क्योंकि बच्चे अभी दो ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने क्लास पहले ली नहीं है, कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स सरकार के अंदर ही होते हैं, यानी कि जो 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए उनके अंदर से सारे तो सारे सरकार का हिस्सा नहीं बनते। जिनके पास में 272 प्लस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किसी एक पार्टी के पास में होंगे वो सरकार बनाएंगे, और 272 प्लस में से भी सारे को तो मंत्री नहीं बना सकते। तो उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर के नजदीकी हैं, जब प्राइम मिनिस्टर को जो लगता है, देखो मैं आपको सीधे सपाट समझा देता हूं कि उसको समझने के लिए स्कूल से हम एग्जांपल लेके ही बात करते हैं। जैसे कि मान लो क्लास के अंदर आपने हर एक तुम्हारे स्कूल का, जैसे आपके स्कूल के हर सेक्शन वाइज मॉनिटर होते हैं, ऐसे कई सारे स्कूलों में आप देखोगे कि बच्चों में से ही स्कूल हेड होता है, वो पूरे स्कूल के जितने क्लास मॉनिटर होते हैं उन सबका हेड है। अब वो क्या करता है, उसके पास क्योंकि सपोर्ट है और वो सभी क्लासेस के मॉनिटर चुनता है, या जैसे डिसिप्लिन मॉनिटर है, एक बच्चा होगा वो डिसिप्लिन को देखेगा, किसी बच्चे के पास में होगा कि पूरे बच्चों की वर्दी से रिलेटेड देखेगा, कोई कौन बच्चा बदमाशी करता है। तो वो जो स्कूल का हेड है उसको अपने मतलब अपने सोचो कि अपने साथी चूज करने की फ्रीडम होती है। जो स्कूल का हेड है मॉनिटर, जो पूरे स्कूल का, उसको अपनी एक टीम बनाने की इंडिपेंडेंस होती है, आजादी होती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर जब बनता है तो उसको भी अपनी एक टीम, देश को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पूरा देश चलाना है, तो उसको भी अपनी एक टीम बनाने की आजादी है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जिसको चाहे अपने कैबिनेट में रख सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर और इसके जो साथी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स कहलाएंगे, वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, और ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। यानी कि पूरी की पूरी पावर पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा इनके पास होती है। अब हमारा टॉपिक आता है कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब मैंने कहा कि पूरी पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव्स है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो अगर शक्तिशाली हैं एग्जीक्यूटिव तो पार्लियामेंट उनके ऊपर कैसे कंट्रोल करके रखेगी? नहीं तो क्या होगा बेटा, ये एग्जीक्यूटिव तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, तो इनके ऊपर नियंत्रण रखने का कोई ना कोई तरीका तो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया होगा, ताकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा ना हो कि वो फिर ऐसे कानून बनाना शुरू कर दे, अपनी मनमर्जी चलाए। सोचो कि एक प्राइम मिनिस्टर का टर्म जो है वो 5 इयर्स के लिए चुना जाता है, और वो चाहे कि 5 साल के बाद भी ना छोड़े, 10 साल तक सरकार से हटे ही नहीं। तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ प्रोविजन किए गए हैं संविधान में, ताकि पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा और राज्यसभा इन एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर अपना नियंत्रण रख सके। यहां समझ में आ गया यहां तक? अब वो कौन कौन से प्रोविजन है वो हम बात करेंगे, पहले इसके बारे में बताइए। जब 3 बच्चे हो तो तीनों का मैसेज आना चाहिए, तब आगे क्लास होगी। अगर आ गया तो फिर आगे मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें किस तरह के प्रोविजन किए गए हैं ताकि एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर पूरी पार्लियामेंट फिर मैं बता देता हूं क्योंकि बच्चे फिर 2 नए हैं। तो पार्लियामेंट का मतलब होता है, अगर हम पार्लियामेंट कहते हैं, प्रियंका तो अच्छे से जान ही पाई है, पार्लियामेंट बनती है 2 सदन को लेकर, ठीक है ना। पार्लियामेंट के मिला के मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर मैंने बताया 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं ये पूरा का पूरा कोशिश करेंगे, जो इन सारों मेंबर में से जो सरकार का हिस्सा नहीं है,
वो इनके ऊपर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे, ताकि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है और कैबिनेट, ये अपनी मनमानी ना कर सके। इनकी मनमानी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट के पास में क्या पावर है वो हमने बात करनी है, ठीक है ना। ताकि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट फिर तो कोई भी नियम बनाएंगे, अपने बेनिफिट का काम करते रहेंगे। तो देयर आर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोविजंस पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। तो उसके बारे में हमको बात करनी है। सबसे पहले तो यह है, पार्लियामेंट कंट्रोल कब कर पाएगी? जब पार्लियामेंट के मेंबर्स को इतनी आजादी हो। कब कर पाएगी? जब इतनी आजादी हो कि वो एग्जीक्यूटिव्स के काम की बुराई कर सके। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो भी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी इन लोगों को, पार्लियामेंट के जो सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा, तब तो ये कंट्रोल कर पाएंगे। अगर इनको बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर तो ये क्या कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो भी बातें करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, जो डिबेट करेंगे, जो प्रोटेस्ट करेंगे, उनके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। कहने का मतलब, जब तक कि कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार ना हो, किसी की मार पिटाई ना हो जाए, तब तक कैबिनेट मिनिस्टर्स को कुछ भी कहा जा सकता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ नहीं बोलना है, बस किसी को गाली नहीं देनी है। लेकिन बाकी पार्लियामेंट के मेंबर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में कुछ भी, उनके काम का फंक्शन, काम करने के तरीके के बारे में अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। अगर ऐसी बातें रखेंगे तो उनके एक्शन, उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती कि आपने जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसा क्यों बोल दिया, आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के खिलाफ ऐसा क्यों बोल दिया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए मतलब एक विशेष तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो भी पार्लियामेंट में बातें होंगी उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर कोई केस नहीं दर्ज हो सकता। ये बात आपको समझ में आ गया? अभी तो पार्लियामेंट कंट्रोल कर पाएगी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, तब उनकी पूरी की पूरी आजादी होगी। तो कैबिनेट को हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मंत्रिमंडल के तानाशाही होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तानाशाही का मतलब यह है कि वो अपनी मनमर्जी करने की कोशिश कर सकते हैं मंत्रिमंडल। तो ऐसे मंत्रिमंडल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल जरूरी है। और इस इफेक्टिव कंट्रोल कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजन बनाए हैं, उस प्रोविजन में हमने पहले प्रोविजन के बारे में बात की कि संसद का जो विशेषाधिकार है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, वो क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज द फाइनल पावर इन डिसाइडिंग द मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा का चेयरमैन है, उसको पूरी शक्ति है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ बातें अपनी रखता है तो वो डिसाइड करेगा कि इसने ऐसा कुछ तो नहीं कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। अदरवाइज सब कुछ माफ है। पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी कहा जा सकता है, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। सरकार का प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, सरकार के कार्यों का। तो ऐसा विशेषाधिकार दिया क्यों? ये क्यों रखा गया प्रिविलेज देने का? पर्पस तो क्या है? ताकि लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जो सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, उनके ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल रखा जा सके। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? इसलिए किया गया कि मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर है, एक बार बन गया, उसके बाद फिर तो वो जनता की बात नहीं सुनेगा। ऐसे ही कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो जनता के प्रिविलेज के लिए कोई काम ही नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है।
बातें क्लियर हो गई सभी को, तीनों बच्चों को? तो सचिन बताइए, सचिन मेरे को बताइए संसदीय विशेषाधिकार क्या है? संसद का विशेषाधिकार क्या है, सचिन बताए। अपना थोड़ा ना माइंड को कंसंट्रेट करके रखिए, खाली ये सर बोलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, एग्जाम्स में फेल हो जाओगे। मैंने बताया संसद का ये विशेषाधिकार है कि संसद सदस्य कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल के खिलाफ जब भी डिबेट होती है, बहस होती है, तो अपनी बातें रख सकते हैं। और जो संसद में कोई भी कार्य होता है, कोई भी बातें रखी जाती है, उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बातें समझ में आ गई अभी? अरे यस और नो? तुम लोग ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, और जल्दी अपना मैसेज करने का भी प्रैक्टिस कर लो। हाँ, तो ये विशेषाधिकारी का, अब ये जो भी संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं, इसका पर्पज यही है कि जो संसद के सदस्य हैं, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर जनता के जो भेजे हुए इंसान वहां पर बैठे हुए हैं और वो अपनी जनता के हित में काम नहीं कर सकते, उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, तो आप अंदाजा लगाइए क्या वो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, देश के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है ना? इनको ये पावर इसलिए दी गई है ताकि वो अपने लोगों की बातों को संसद के अंदर या स्टेट के अंदर, विधानसभा के अंदर रख सके। अब विधानसभा, हरियाणा में विधानसभा के कितने मेंबर्स हैं मेरे को बताइए, कौन बताएगा? हाउ मैनी मेंबर्स, लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर देयर इन हरियाणा असेंबली? हरियाणा की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? यानी कि हरियाणा की जो सरकार बनती है, तो टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हरियाणा को बांटा हुआ है विधानसभा के इलेक्शंस के अंदर? इससे पता लगता है कि बेटे, इससे यही पता लगता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। कितनी बार प्रियंका तुम्हारे सामने तो कितनी बार बातचीत हो कि बेटा, अब प्रियंका भी एग्जिट कर चुकी है, या पता नहीं नेट का प्रॉब्लम है। 90 कितने मेंबर हैं आप दोनों मेरे पास में लिखो। हरियाणा जो है, पूरे हरियाणा से जो चुनकर आने वाले मेंबर हरियाणा की विधानसभा में 90 हैं। प्रियंका तुम्हारा एग्जिट करने लगा है आज, क्या बात है? पहले से तो नेटवर्क का इश्यू नहीं था। तो ये तो हुआ किस तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल काम करता है, पार्लियामेंट कैसे संसद के सदस्यों के ऊपर, संसद के सदस्य कैसे जो है मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं, ये हो गया। अब हम सोचने वाले हैं, बात करेंगे कि आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है 115 नंबर पेज पे, संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है, मतलब तरीके क्या हो सकते हैं, आप कैसे कंट्रोल करोगे? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, किस तरह से आप उन जो मिनिस्टर्स हैं, उतने पावरफुल मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास हमने कहा कि देश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो है, अब ऐसे लोगों के ऊपर कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है ना? जैसे आपका स्कूल हेड ही सोचो कि स्कूल हेड अपनी है,
या जो स्कूल हेड के टीममेट्स हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं। मैं हर चीज आपको स्कूल से लेके सिखा रहा हूं, ठीक है। तो उसके कंट्रोल करने के यही तरीके हो सकते हैं कि जो उनका काम करने का तरीका है उसके बारे में आप उनके मतलब बुराई कर सकें, आपको ये अधिकार हो कि उनको क्रिटिसाइज कर सकें। आप वो जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं स्कूल के लिए, कोई नियम बना रहे हैं स्कूल के अंदर बच्चों के वेलफेयर के लिए, तो वो पॉलिसीज अच्छी हैं या बुरी हैं। अगर बुरी हैं तो उनको आपको रखने का अधिकार हो, डिस्कशन करने का अधिकार है, डिबेट कर सकते हो, उसके ऊपर बहस हो सकती है। तो ये सारे तरीके होते हैं कि एक है कि जो आगे कोई भी कानून बनता है, मैंने आपको बताया था, चाहे पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट देश के अंदर कोई भी कानून बनाना चाहें तो ये माना कि ये सबसे शक्तिशाली हैं। लेकिन ये भी तो आपको याद होगा बेटा कि शक्तिशाली होने के बावजूद भी कानून तभी बनेगा जब दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के दो हाउसेस, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, और वो जब तब तक जब तक कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव नहीं हो जाता कोई भी बिल, यानी कि कोई भी काम करना चाहते हो तो पार्लियामेंट के अंदर से अगर नियम कानून बनाना है, सोचो कि ट्रिपल तलाक है, 3 बार तलाक 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 कहने के बाद में तलाक हो जाता है मुस्लिम्स में। जो मेल है, हस्बैंड है, वाइफ को तलाक दे देता है। अब हम इसको खत्म कर रहे हैं, तो मंत्री चाहे और प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कानून तो बना दिया है, लेकिन ये कानून तब तक देश में इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों हाउसेस, यानी कि यहाँ पर आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से इसकी मंजूरी ना मिल जाए। पहले दोनों हाउसेस में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, फिर वोटें डलेंगी, ठीक है। ये सारा तरीका है आपका एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर कंट्रोल करने के। आप देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहला था डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, किसी भी बात के ऊपर सोच विचार होगा, डिस्कशन होगा। सेकंड दे रखा है कि अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ लॉ, कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल कोई कानून या प्रपोजल लेके आते हैं देश के लिए, तो उसको अप्रूव भी कर सकती है पार्लियामेंट, डिसअप्रूव भी कर सकती है, रिफ्यूज भी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट को लगे कि ये कानून जो लेके आए देश के भले के लिए नहीं है, तो उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। कई बार ऐसा इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में हुआ है कि कई सारे कानून पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाए, क्योंकि पार्लियामेंट के मेजोरिटी में जो मेंबर्स हैं वो चाहते थे कि वो देश के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए अप्रूव नहीं हुआ पार्लियामेंट से, और राष्ट्र फिर बाद में लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। तीसरा हो गया, और भी एक अच्छा तरीका है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स या पूरी कैबिनेट कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो देश हित में नहीं है, या फिर उनको लगता है कि इनके पास में फुल मेजोरिटी नहीं है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार के कैबिनेट को, सरकार को बने रहने के लिए जरूरी है, उतने मेंबर नहीं है, तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यही है बेटा कि आपको लगता है कि ये जो सरकार है, अब इनको जनता का विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास इन द सेंस, सोचो कि आपको मैं सीधा सिंपल शब्दों में बता दूं, अगर हरियाणा के एग्जांपल से समझे तो हिंदी में इसको अविश्वास प्रस्ताव बोला गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को। अब हरियाणा से समझाते हैं। हरियाणा की असेंबली में सोचो कि आपके मेंबर कितने हैं, 90, अभी बात की थी, और 90 मेंबर्स हैं हरियाणा की असेंबली में। और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए मैंने कहा कि हरियाणा हो चाहे देश की बात करें, तो अगर हरियाणा की बात करें तो हाफ मेंबर्स, यानी कि हाफ मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, 45 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सरकार के पास में होना चाहिए, तब तक ही वो सरकार चल पाएगी। 45 + 1 यानी कि 46 आदमी, 46 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सपोर्ट करेंगे तो वो सरकार चलती रहेगी। अब अगर जो दूसरी तरफ है, अपोजिशन में है, उनको ये लगता है कि इनके पास में
हाफ का सपोर्ट नहीं है तो वो क्या करेंगे, फ्लोर के ऊपर यानी कि विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये हुआ बेटा कि सरकार बनाए रखने के लिए, सरकार चलाने के लिए जितने मेंबर की आवश्यकता है उतने मेंबर इस गवर्नमेंट के पास में है नहीं, और अगर है नहीं तो इनको सरकार में बने रहने का हक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का मोशन आएगा और मोशन के ऊपर बाद में पहले डिबेट होगी, डिस्कशंस होगा सरकार की पॉलिसीज को लेकर, फिर बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है, वोटिंग होती है। अगर वोटिंग के अंदर ऐसा लगा कि इनके पास में जरूरी बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, 46 इनके फेवर में नहीं है, तो उस सरकार को पूरी को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, फिर नए सिरे से चुनाव होते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ गए आप क्या है? ऐसा ही नहीं बोलना है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो बेटा, हाँ वेरी गुड, इतना बोलने का हिम्मत होना चाहिए, बताना चाहिए आपको। सिंपल शब्दों में ये हुआ इसका मतलब कि आपको मैं समझाता हूं, आपके ही क्लास से समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज करो कि क्लास के अंदर मॉनिटर चूज करने के लिए हमारे पास में सपोज करो 30 बच्चों की क्लास है, तो उसमें 30 में से हमारे पास में हमने ऐसा नियम बना रखा है कि मॉनिटर वही बनेगा जिसको 15 बच्चों का सपोर्ट हो। अब सपोर्ट था, 15 बच्चों ने उसके फेवर में वोट डाला तो वो बन गया मॉनिटर। ठीक है, लेकिन कभी क्या हो सकता है, ऐसा भी टाइम आ सकता है कि 15 जो जिनकी वजह से वो मॉनिटर चूज किया गया, ऐसा भी टाइम आता है कि मॉनिटर का काम पसंद नहीं आया, तो उनमें से 15 में से 3-4 बच्चे आ, हट गए, मतलब वो खुले में नहीं आए, लेकिन सबको पता लग गया कि यार ये जो मॉनिटर है इसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, हम इसके सपोर्ट में नहीं है। तो बाकी जो 15 बचे उनकी तरफ चले गए, इसका मतलब अपोजिशन में चले गए, मॉनिटर के अगेंस्ट में चले गए वो। अब मॉनिटर के अगेंस्ट में चले गए तो फिर जो अगेंस्ट वाले हैं उनको अपोजिशन बोला गया, पॉलिटिकल शब्दों में, राजनीति के शब्द में। अपोजिशन वाले एक प्रस्ताव लेके आ जाए कि भाई जो मॉनिटर है उसके पास में पूरी क्लास का कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्लास में आधे से एक ज्यादा, यानी कि 16 जो स्टूडेंट होने चाहिए थे इंक्लूडिंग जो भी मॉनिटर है उसको, वो बोला इसके पास में 16 है ही नहीं, तो इसको क्लास का मॉनिटर बने रहने का हक ही नहीं है। तो फिर उसके ऊपर वोटिंग डाले, अगर वोटिंग में उसके पास में 15+1 हो गया है इतना, तो वो मॉनिटर बना रहेगा। अगर नहीं है उसके पास में तो उसको मॉनिटर से हटाया दिया जाएगा और दोबारा चुनाव होगा। ऐसे ही देश के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर भी यही होता है, जो सरकार होती है वो आधे मेंबर से एक वोट ज्यादा होना चाहिए उसके पास, तब तो वो सरकार बना पाएंगे। जैसे 543 का हाफ कीजिए +1 कीजिए, और अगर जब भी इनके पास इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कम हो जाएंगे तो उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर सरकार जीत गई, वोट उसके फेवर में आ गए, तो सरकार चलती रहेगी पूरा 5 साल। अगर सरकार के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में डिफीट हो जाती है सरकार की, उनके पास में रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट नहीं रहता है, उतने वोट नहीं मिलते हैं, तो सरकार को जो डिसोल्यूशन हो जाएगी और नए चुनाव होंगे। ये बात समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? शाबाश, ऐसे बताने की हिम्मत रखो, कोई बात नहीं है, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाए, लेकिन बोलोगे नहीं, ऐसे ही खाली चलते जाओगे आगे आगे तो फिर मुश्किल है। अरे मैंने बेटा यही कहा है कि जैसे जैसे सोचो कि आपका क्लास है उसको आप पार्लियामेंट मान लीजिए, ऐसे ही पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा को पार्लियामेंट बोलते हैं, दोनों को मिला के। ठीक है ना? जैसे कैसे आपको मैं बताऊं, जैसे आपके स्कूल के सारे
क्लासेस को मिला के एक स्कूल बोलते हैं ना, सारे क्लासेस के स्टूडेंट को मिला के स्कूल बोलते हैं। तो यहाँ पर दो विंग हो सकती है, एक 8वीं क्लास तक के बच्चों की अलग से विंग हो गई, एक 9वीं से लेके 12वीं तक की विंग होगी। तो 9वीं से 12वीं वाले आप सोचो कि लोकसभा, और नीचे से लेके 8वीं तक का राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसे ही आपकी दोनों विंग को मिला के 8th तक की विंग अलग हो गई और 9th से 12th तक की विंग, इन दोनों को मिला के स्कूल बोलते हैं। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, ये सोचो जितने मेंबर पूरे देश से जो चुन के गए, वो सारे के सारे 543 पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। और पार्लियामेंट के बैठने की दो जगह हैं, एक को लोकसभा बोला जाता है, एक राज्यसभा बोला जाता है। लोकसभा के 543 स्टूडेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो जनता चूज करती है प्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा का 245 मेंबर्स है, वो चुन के आते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब पूरे देश के जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट के अंदर एक विधानसभा है, और वहां से चुन के आते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य। तो लोकसभा, आप मोटे तौर पे लोकसभा और राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब आपको भी पता लग गया होगा कि आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, टीचमेंट ऐप के ऊपर ही होने हैं। और उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेकंड चैप्टर है, राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एग्जाम्स में आने वाला है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? और ये सीरीज में होगा, ये फर्स्ट सीरीज होगा एग्जाम्स का। और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ, मैंने आज कांटेक्ट कर लिया, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही फोन नहीं उठा रहे हैं भी नहीं, पॉलिटिकल साइंस में शायद 6-7 बच्चे हैं। तो अब सभी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, और मैं कल से सोच रहा हूँ कि आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ही रिवीजन करा देंगे, ताकि जो एग्जाम में आने वाला है उसको आप रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम्स में कर पाओगे। अरे बता तो दिया बेटा, टीचमेंट ऐप पे होगा, जिस पे आप ये लाइव क्लासेस ले रहे हो उसी के ऊपर होगा एग्जाम्स। ठीक है? और बुक तुमने ले लिया सचिन, हर्ष राजपूत? सर वो बुक लेने गए थे, स्टॉक में नहीं था उसके पास। मैं कहा अरे दोस्त मंगवा स्टॉक में दूंगा। नहीं था, तुम लोग कितने यार पूरे साल भर यही बोलते रह जाओगे क्या? अगर नहीं सर है वो तो फिर रेवाड़ी से बताओ एक सैनी दिन आके। सैनी बुक डिपो गए थे, वो स्टॉक में नहीं है, मैं फिर मंगा दूंगा। अरे मैं जो बोल रहा हूँ उस बात का ये जवाब नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर स्कूल में पूरे साल भर नहीं आई कोई बुक किसी वजह से, तो बेटा क्या आप एक बुक नहीं खरीदोगे? बाजार रेवाड़ी तक तो आना जाना होता होगा, रेवाड़ी में अवेलेबल है, गेट इट परचेज्ड। ठीक है? यस सर। पहले यस। कोशिश करो हर चीज स्कूल से आपका अवेलेबल हो, अगर स्कूल में नहीं है तो फिर ले लो, बाहर से ले लो। यस सर। उनको नोट कराइए, स्कूल वालों को, उनसे पूछिए कब तक आएगी। हाँ बिल्कुल पुरानी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लास का टाइम खत्म हो गया, और आप इस चैप्टर को भी रिवाइज करते जाएं, पूरे चैप्टर को पढ़िए। सचिन और हर्ष तो आज ही आए, और बगैर मेरे परमिशन ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लास नहीं अटेंड करो। ठीक है? एग्जिट कीजिए। सचिन। सचिन।